Welcome back, students. Let's go ahead. Now we'll talk about biodiversity conservation and all. अभी तो हमने देखा क्यों लॉस हो रहा है, लॉस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. Now we'll see कि किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है. Before we move on to biodiversity conservation, in the last video we were talking about extinction, extinct हो जा रहे स्पेसीज. मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस, कैसे स्पेसीज गायब हो रहे हैं. बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं: नेचुरल एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन. नेचुरल एक्सटिंक्शन नाम सजेस्ट कर रहा है, इसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे कभी अर्थक्वेक आया, वॉल्केनो आया और पूरी की पूरी स्पेसीज साफ़ हो गई. जैसे कि अभी आपने सुना होगा ये अमेजन में लास्ट ईयर बहुत सारे फायर लगे थे, आग लगे थे, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगे थे, तो बहुत सारे स्पीसीज़ गायब हो गए. ठीक है, अगर आग नेचुरली लगा है, बहुत बार गर्मी होती है तो आग लग जाती है, तो वो नेचुरल एक्सटिंक्शन कहलाता है. ठीक है, कभी कभी जेनेटिक कारण से भी होता है. मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, राइट, कोई स्पीसीज मौजूद है वहाँ पर, बट ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट दैट स्पीसीज इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. दैट इज़ जेनेटिक रीजन के कारण, तो भी क्या है, नेचुरल ही हुआ. कभी कभी डेमोग्राफिक रीजन्स होता है. डेमोग्राफिक रीजन्स मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशन, मतलब कभी कभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मार दे रहा है. ठीक है, so that is natural extinction. Predator prey relation due to disease, environmental conditions. ठीक है, earthquake, volcano, ये सब चीज़ें. फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण भी होता है. आपको याद होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमने पढ़ा था किसमें, फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं सेक्सुअली एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या, उनका न्यू बॉर्न, तो उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगा. 2 रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू किया, सेल्फ रिप्रोडक्शन, तो उस स्पीसीज़ की जो वेरिएशंस हैं पॉपुलेशन में, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी. क्योंकि क्या हो रहा है, रिलेटेड स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वेरिएशन ख़त्म हो जाता है. इसी को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो उसके कारण भी क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी और धीरे धीरे हो सकता है कि स्पीसीज जो बने ऑर्गेनिज्म वो अब बहुत ज़्यादा अडेप्ट ना कर पाए एनवायरनमेंट से एंड दे गेट एक्सटिंक्ट. तो दैट इज़ नेचुरल एक्सटिंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी. तो एक ऐसा एक्सटिंक्शन जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो. तो यही तो सबसे बड़ा मेजर रीजन है, हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो रीजन्स हम देख रहे थे, इकोसिस्टम या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें क्या करें, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, दे आर डिस्ट्रॉइंग द लैंड, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट फॉर सेटलमेंट्स एंड ऑल, मेकिंग फैक्ट्रीज. तो हमारी एक्टिविटी के कारण ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. ऐसा माना जा रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया, जो दुनिया का सबसे मोस्ट डाइवर्स रीजन है, वहाँ पे पर आवर, ध्यान से सुनना, पर आवर 2 से 5 स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, पूरी स्पीसीज़ ही ख़त्म हो जा रही है. तो सोचो व्हाट इज़ द रेट पर ईयर, दैट विल गो समथिंग अराउंड 40,000 स्पीसीज़. ठीक है, तो बहुत गंदी हालत है. और ये सब क्यों हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है. बहुत सारे ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सारे जो हमारे ये हैं रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे डोडो, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रेड लिस्ट में, वहाँ पे था डोडो, तस्मानियन वोल्फ जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अफ्रीकन जेब्रा, कई बार फ़ोटो वगैरह देखते होगे. फिर हमने स्टेलर सी काऊ की बात की थी, रशिया में मिलता है. डोडो तो पता है मॉरिशस में मिलता है. तो ये सब क्या है, फिर इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, इन सब में जो टाइगर मिलता है, ये सब रिसेंटली ये हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. सो दैट इज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. और तीसरा होता है मास एक्सटिंक्शन. वो चाहे ह्यूमन एक्टिविटी से हो चाहे नेचुरल एक्टिविटी से हो. दिस इज़ सब टाइप, इट्स नॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन, बट दिस इज ड्यू कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक. मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, नाम ये क्या, मास, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया एक एक बार में. ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अभी तक अर्थ पे 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, मतलब 5 बार दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज एक ही बार में ख़त्म हो गए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स.
पार्टिकुलरली एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ के कारण ही हुआ है। जैसे कि आपने पढ़ा है क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, डायनासोर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डिसअपीयर्ड। फिर प्रेमियन पीरियड में समथिंग अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी मेराइन इन्वर्टिब्रेट थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। देन प्लिस्टोसीन पीरियड, किसमें, प्लिस्टोसीन पीरियड, ये क्रिटेशियस पीरियड के बाद आया था, उसमें बहुत सारे मैमल्स की स्पीसीज नेचुरल रीजन के कारण डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये सब क्या है, मास एक्सटिंक्शन है। मास एक ही साथ में बहुत बड़ा पॉपुलेशन खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मास एक्सटिंक्शन। अब ऐसा माना जा रहा है कि 6th मास एक्सटिंक्शन होगा, बट दैट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दीज आर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक एंड ए सब टाइप मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, now we'll go on to the biodiversity conservation. I don't think we need to discuss too much about why it is necessary. जो भी रीजन्स आपने पढ़ा कि किसके कारण हो रहा है, वो अपने आप में ही एक रीजन है कि क्यों कंजर्व करना चाहिए। इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद आपने देखा, ठीक है, हमें उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, उससे बहुत सारे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो जो यूजेस हैं बायोडाइवर्सिटी के, उसको जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजन। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब जिसका ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं बहुत थोड़ा लो लेवल पे। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, बहुत ज़्यादा यूज है उसका, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इस पे, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम पे। और तीसरा एथिकल, एथिकल मतलब जो थोड़ा बहुत रिलीजियस रीजन हो, हमारे इमोशनल चीज़ों को कनेक्ट करता हो। ठीक है, सो दैट इज़ एथिकल रीजन। तो पहला है नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन में क्या है, ह्यूमंस अपने डायरेक्ट नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, जैसे कि फूड के लिए हम कम्प्लीटली सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म। फैट्स, ऑयल्स, फैट्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, ऑयल्स मिलते हैं। तीसरा है फायरवुड, बहुत सारे लोग अभी कुकिंग एंड हीटिंग के लिए फायरवुड यूज़ करते हैं जंगल की लकड़ियों पे, तो उससे हमें वो सब बायोडाइवर्सिटी से ही कारण हमें मिल पाता है। ठंड के दिनों में भी हम यूज़ करते हैं फायरवुड। देन फाइबर्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुल, फ्लैक्स, ये सब के नेचुरल स्पीसीज से ही मिलता है, ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से या एनिमल से। तो अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। देन टिम्बर, वुड वगैरह, जो भी कंस्ट्रक्शन फर्नीचर वगैरह होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं, तो ये सब टिम्बर हमें वहीं से मिलता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि पेपर, रबर, लैक, रेजिन, परफ्यूम, डाइज, मतलब पेंट्स वगैरह, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सब उससे ही मिलता है। फिर आपने ड्रग्स के बारे में देखा, पर्टिकुलरली तो आयुर्वेदिक ड्रग्स, लगभग 25% ड्रग्स दुनिया का उसका रॉ मटेरियल हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, लगभग 25,000 प्लांट दुनिया के ऐसे हैं स्पीसीज जो ड्रग्स वगैरह में काम आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सब। नैरो यूटिलिटेरियन कहलाता है। ठीक है, देन इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब इसके बिना ह्यूमन लेवल पे इन सब ज़रूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो नेचर है वही ब्रॉड लेवल पे हमारी इस ज़रूरत को पूरा करता है, ह्यूमन लेवल पे इसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे ऑक्सीजन, दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है क्यों होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के कारण। उसमें भी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में बताया, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अमेजन रेन फॉरेस्ट, बिकॉज दैट इज़ द ट्रॉपिकल रीजन। अभी आपने देखा कोरोना वगैरह के कारण इतने ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट गो एंड आस्क समबडी हु हैज़ बाउट द ऑक्सीजन सिलेंडर, कितना महंगा होता है। अगर सपोज करो दुनिया में प्लांट ना हो, सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़े, आपको ख़रीदना पड़े, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जस्ट रिमेंबर दिस। देन क्लाइमेट रेगुलेशन, पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है वो सब सारी चीज़ें किससे हो रही है, हमारे एक्टिविटीज़ के कारण। तो क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। तीसरी एक्वीफर्स, मतलब पानी जितने भी दुनिया में पीने के लिए हम यूज़ करते हैं वो सब नेचर ही स्टोर करके रखा हुआ है, रेन वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। फ्लड को कंट्रोल करना, इरोजन को कंट्रोल करना, इरोजन मतलब लॉस ऑफ सॉइल वगैरह, ये सब चीज़ों को कौन, प्लांट्स ही कवर कर, प्लांट्स हैं तो ये सब मिट्टी को, पानी को, सबको बांध के रखते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कम्प्लीटली प्लांट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो लेते हैं ज़मीन से
और फिर किसी न किसी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं उसे। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर्स, राइट। अगर वो नहीं होंगे तो जितने भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पे पड़े हुए वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल के कारण न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी जरूरी है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था। बायोलॉजिकली पेस्ट को मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बताया रैट का पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्नैक्स हैं, इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन है तो उसको फ्रॉक्स वगैरह खा के, तो ये बायोलॉजिकली हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि हम फ्रॉक को जाके बोल रहे हैं या स्नैक को बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग ना रहें तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज़ वन एक्टिविटी जो ह्यूमन अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, बट क्या दुनिया का सारा पॉलिनेशन ह्यूमंस करवाते हैं? नहीं, दैट हैपन्स नेचुरली। बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स, एलिफेंट्स, हर एक आदमी इन्वॉल्व है पॉलिनेशन में। अगर सपोज करो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो कहाँ से पॉलिनेशन होगा? स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। ह्यूमन इस काम को करा नहीं कर सकते, इसी कारण इसको ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा रीजन है एथिकल रीजन। हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ रीजन्स देखोगे, जैसे कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं, जैसे पीपल का ट्री हुआ, बरगद का जो बनियान ट्री, हम लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, वो हमारे लिए रिलीजियस वैल्यू है उसका। लोग बोलते हैं ना पीपल के पेड़ पे भगवान होते हैं, शनि देवता जल वगैरह डालते हैं, देन दे ऑयल दैट मस्टर्ड ऑयल, दीपक एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब एथिकल, हम इमोशनली अटैच्ड हैं उन सब चीज़ों से, तो उसके कारण भी इन सब चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, ठीक है। आपने सुना है ये सब हुआ था चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में, क्यों हुआ था? कि लोग अपने नेचर से अटैच थे, उन्हें पसंद नहीं था कि उनके पेड़ पौधे काटे जाएं, तो वो एथिकल रीजन के कारण ही वो हुआ था। नेचुरल रीजन तो है ही, लेकिन एथिकल रीजन भी था वहाँ पे, लोग इमोशनली अटैच थे अपनी चीज़ों से। सो दीज आर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिस क्यों नीडेड है, वो जरूरी क्यों है। अब बात आती है कंजर्वेशन की, हाउ डू वी कंजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी, कैसे? तो दो मेजर ये होते हैं तरीके, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। हम डिस्कस करेंगे क्या है। इंडिया में भी अलग अलग लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, तो हर एक लेवल पे, हर एक हायरार्की पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पार्टिकुलरली द फोकस इज फर्स्ट ऑन एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीसीज, ठीक है। इन सबको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि पहले इनको, क्योंकि क्या है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर अबाउट टू गेट एक्सटिंक्ट, तो सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व, जो स्ट्रेटजी, ये मैं स्ट्रेटजी की बात, किस स्ट्रेटजी से कंजर्व किया जा रहा है। तो सबसे पहला क्या था, थ्रेटेंड स्पीसीज़ को सबसे पहले फोकस करना है। देन जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको स्टोर करना ज़रूरी है, मतलब कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट को, जो जिस जगह पे वो रहते हैं, ठीक है, उसको रिस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। देन उनकी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को, जैसे सॉइल को, वाटर को, इन सब को बचा के रखना ज़रूरी है। इसके लिए इंडिया में 1972 में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था, ठीक है, जो इन सब सारी चीज़ों को देखता है किस तरीके से डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ 1972 में। फिर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल, ठीक है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मीन्स बर्ड्स, तो वहाँ पे बर्ड्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एंड नेचुरल हिस्ट्री ये कोयम्बटूर में है। तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं ताकि ये तरीके बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। देन वन इज़ IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये 1952 में बनाया गया था। तो ये सब सारी, देन देयर आर सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, एक तो हमने IUCN की बात की, एक कन्वेंशन हुआ था, CITES बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ की जा रही है। फिर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है कि इनको प्रोटेक्ट करके रखे, प्लांटेशन वगैरह लोगों से करवाया जाता है, पानी बचाने के लिए बोला जाता है, पॉल्यूशन कम करने के लिए बोला जाता है।
तो ये सब स्ट्रैटेजी है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ नाम जो मैंने बताया वो याद रखना, इंडिया वाली चीज़ें। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। IBWN इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीज़ें जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्व कर रहे हैं उसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं मेजर। तो उसके अंदर फिर अलग अलग तरीके हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू देखो क्या है, ऑन साइट, मतलब सपोज करो इंडिया में टाइगर क्या है, बहुत ज़्यादा बचे नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरीका है, या तो जहाँ पे मौजूद है वहीं पे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ पे जंगलों में रहते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों की एक्टिविटी को कम किया जाए, ठीक है। मतलब उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उन्हें सारी सुविधा दी जाए ताकि वो इधर उधर उनकी संख्या कम ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, चलो टाइगर्स को वहाँ से उठा के जू में डाल देते हैं, मतलब उसके नेचुरल हैबिटाट से हटा देते हैं और जू वगैरह में इसे करते हैं, स्टोर करते हैं, बोटेनिकल गार्डन। तो दैट इज़ एक्स सीटू कंजर्व, मतलब ऑफ साइट, अपने साइट से हटा के। तो बायोडाइवर्सिटी 2 तरीके से कंजर्व की जाती है। इन सीटू मतलब ऑन साइट, प्रोटेक्टिंग एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और एक्स सीटू कंजर्वेशन, we take out the plants or animals from their natural habitat and put them in protected environment of zoos, botanical gardens, human activity जहाँ पे उसको कंट्रोल करती है, that is ex situ conservation। अब ये जो इन सिटू कंजर्वेशन है, पहला जो हम बता रहे हैं, इसके लिए 2-3 तरीके अपनाए गए हैं। एक होता है हॉटस्पॉट और दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज़। आपने सुना होगा नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ वगैरह, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह। तो ये सब क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। नाम मैंने बताया कि जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं जिनको खतरा है डिस्ट्रॉय होने का, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टोर मतलब कंजर्व करने की कोशिश करना इज़ कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने बताया, इफ़ आई हैव टू सेव द टाइगर आई विल सेव द एंटायर फॉरेस्ट, आई विल नॉट जस्ट फोकस ऑन द टाइगर। क्यों? क्योंकि टाइगर तभी जिंदा रहेगा जब उसको ज़रूरत की सारी फॉरेस्ट मौजूद है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। अब इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, हॉटस्पॉट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़। हॉटस्पॉट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़, पहला चीज़ है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पे 2 चीज़ें हों। पहला, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ डाइवर्सिटी हो, मतलब रिचनेस हो, मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ मौजूद हों। एंड दूसरा, हाई एंडेमिज्म, मतलब ऐसे स्पीसीज़ हो जो उसी एरिया में मौजूद है, बाकी कहीं दुनिया में मौजूद नहीं। एंडेमिक स्पीसीज़ जो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था। तो हॉटस्पॉट्स आर द रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म, मतलब ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ वहीं पे मौजूद हैं पूरी दुनिया में। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मेयर्स, उन्होंने पहचाना है कि दुनिया में लगभग 34 हॉटस्पॉट्स हैं। नॉर्मन मेयर्स ने ये बताया था 1988 में। पूरी दुनिया में 34 हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, ठीक है। इंडिया में उन 34 में 3 हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वाला रीजन, और कहाँ तक? श्रीलंका तक। दैट इज़ 1 रीजन वेस्टर्न घाट का। जैसे मैंने बताया 34 क्या है हॉटस्पॉट्स पूरी दुनिया में, उसमें 3 इंडिया में है। तो कौन है? पहला वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से होते हुए समंदर वगैरह कवर करते हुए श्रीलंका तक जाता है। दैट इज़ फर्स्ट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। उसमें जितने भी केरला के अंदर जो अम्बावलम रिजर्व आता है, साइलेंट वैली आता है, ये सब वेस्टर्न घाट के आते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, मैमल्स के, बटरफ्लाइज के, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। एंड दे आर एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत बारिश वगैरह भी होती है, ठीक है। दूसरा इंडिया का की बात करूँगा, जो 3 हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट पहला था। दूसरा इंडो बर्मन रीजन, मतलब इंडिया और से लेके म्यांमार, बर्मा तक, जो कवर करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, ठीक है। असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो आप पढ़ते हो, ठीक है। उस पर एक से एक एंडेमिक स्पीसीज हैं जो एंजियोस्पर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2-3 फैमिलीज़ प्लांट्स के
बिल्कुल वहीं पे ही मौजूद हैं, जैसे कि मैग्नोलिएसी, वेंट्रोरेसी फैमिली, ये सब वहीं पे मौजूद है, बाकी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है, मतलब एंडेमिक है वहीं पे। और तीसरा हॉटस्पॉट इंडिया का होता है हिमालयन रीजन, जो पूरा का पूरा हिमालय का रीजन जो स्नो से कवर्ड होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म है, मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के लगभग 3000 स्पीसीज़ जो हिमालय के रीजन को छोड़ के पूरी दुनिया में और कहीं भी मौजूद नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में 34 हॉटस्पॉट्स, इंडिया में उसमें से 3 हैं, वेस्टर्न घाट, एंडो बर्मन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन। ठीक है, नॉर्मन मेयर ने ही बताया था, पूरी दुनिया में उन्होंने 34 आइडेंटिफाई किया था हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? रीजन्स विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म। तो किस तरीके से डिटरमाइन किया था उन्होंने हॉटस्पॉट्स? पहला फैक्टर, 4 फैक्टर उन्होंने लिया था। पहला नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो हमने बताया, स्पीसीज रिचनेस, कितने नंबर स्पीसीज हैं। दूसरा डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, जो हमने अभी बताया, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, कितने एंडेमिक स्पीसीज हैं, मतलब वो स्पीसीज सिर्फ वहीं मौजूद है और कहीं मौजूद है। तीसरा डिग्री ऑफ थ्रेट टू द हैबिटेट, कितना खतरा है, ठीक है, कि उनकी हैबिटेट नेचुरली ख़त्म हो जाएगा। एंड चौथा डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कितना लोग उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 4 फैक्टर्स है, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, डिग्री ऑफ थ्रेट टू देयर हैबिटेट एंड डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इन 4 आधार पर उन्होंने 34 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए। आउट ऑफ दोज 34, 3 हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, एंडो बर्मन, हिमालयन रीजन। और फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ हॉटस्पॉट्स का, रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म। तो ये इन सीटू का पहला तरीका है हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करना, मतलब आइडेंटिफाई करना और उस फिर पूरे हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करना नेचुरल एनवायरनमेंट में, दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन का पहला टाइप। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में क्या होता है? नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, तो दीज आर द एरियाज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, उनको भी पहचाना गया। इंडिया में जैसे जाओगे तो ये लद्दाख जो है, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट ऑफ थार, वेटलैंड जो है आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, सुंदरबन, रन ऑफ कच्छ, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सब क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया। उसमें कुछ कुछ एरियाज़ को पहचाना गया है। इंडिया में टोटल 651 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें से कि नेशनल पार्क 100 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 551 हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया क्या? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट जो होती है नेचुरली जो ये एरिया है, फॉरेस्ट वगैरह है, उसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है खुद से ही। ठीक है, और वहाँ पे वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसे आप, ह्यूमन एक्टिविटी कितनी करनी है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल। और ये ऐसे एरियाज़ होते हैं नेशनल पार्क, ध्यान से सुना, जहाँ पे कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, राइनोसेरस रहते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, बस काजीरंगा में जाके राइनोसेरस अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे। देन केवलाडियो घाना नेशनल सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है ये, भरतपुर में, राजस्थान में, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बर्ड्स के लिए है, वो बर्ड्स अपना रहते हैं वहाँ पे। देन मानस बर्ड सेंचुरी, या फिर वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, मानस टाइगर रिजर्व, ये एमपी में है। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देहरादून में है ये हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। तो ये सब क्या है? नेशनल पार्क्स हैं जिसको गवर्नमेंट खुद से मेंटेन करती है, नेचुरल हैबिटेट में ही जंगल जो है उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, तो इनको बोलता है नेशनल सेंचुरी, नेशनल पार्क। दूसरा होता है सेंचुरीज़। सेंचुरीज़ भी नेशनल पार्क की तरह ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी बहुत एक्टिविटी को अलाउ करती है। मतलब कुछ रीजन में जहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ नहीं रहते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट्री, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, टिलिंग ऑफ लैंड, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह अलाउड होता है। ठीक है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया में टोटल 551 है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जाती है। तो ये था नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तीसरा होता है
बायोलॉजिकल रिजर्व, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अभी जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, दीज आर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल्स को जेनेटिक तौर पे उनको प्रोटेक्ट तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ जो रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी अलाउ किया जाता है, उनका भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि जैसे ट्राइबल्स क्या होता है, आदिवासी वगैरह जो हिंदी में आप बोलते हो, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इसी कारण उसको नाम देगा, मतलब कि सिर्फ जिनको प्रोटेक्ट करना है एनिमल को और प्लांट को, सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन जो रहता है, उस पर भी ध्यान देना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके लिए यूनेस्को ने 1975 में शायद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए और ध्यान दिया गया कि जो आसपास का पॉपुलेशन है उसको भी फ़ायदा हो, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 मैंने बताया, उसमें 4 ऐसे होते हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है दुनिया का वो साइट जो और कहीं मौजूद नहीं है, बहुत मुश्किल से वो खड़ा है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नंदा देवी, इंडिया में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बायोस्फीयर रिजर्व के, नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। नंदा देवी क्या है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये सॉरी नॉर्थ इंडिया में ही मौजूद है। क्या बोलते हो उसे आप, यूपी और हरियाणा वाले रीजन में। देन सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु में आता है, जो ऊटी वगैरह का एरिया है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये केरला को कवर करता है वो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको शॉर्ट में MAB बोलते हैं। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ MAB। तो MAB इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो इट्स एन इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को इज़ व्हाट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये स्टडी करता है किस चीज़ को, ह्यूमन एनवायरनमेंट को, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण, पॉल्यूशन, बायोटिक एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड द स्ट्रेटजीज टू कंजर्व देम, क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है। सो दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ जोन्स होते हैं, ठीक है, उनको कुछ जोन में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक होता है सबसे अंदर, मान लो आपने एक सर्किल बनाया, ठीक है, अब उस सर्किल को आप अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दो, पार्टिकुलरली कितने, 3 रीजन में, मतलब पूरे सर्किल में 3 घेरा बना दो। जो सबसे सेंटर वाला पार्ट हो, मान लो कि जैसे न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं कोर या नेचुरल जोन, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। उसके ऊपर वाला रीजन जो होता है बफर जोन होता है, ये अराउंड कोर होता है, ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी की जाती है, एजुकेशनल एक्टिविटी की जाती है, मतलब लोग जा सकते हैं, लेकिन किस लिए, रिसर्च पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बाहर का जोन होता है उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन और ट्रांजिशन जोन, नाम ही है मैनिपुलेशन। ये सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, जहाँ पे एक्टिवली लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने बताया था कि कुछ एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे वहाँ पे वो रह सकते हैं, सेटलमेंट होता है, घर हो सकता है उनका, क्रॉपिंग कर सकते हैं, वो रिक्रिएशन कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट वगैरह उठा सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो बायोस्फीयर रीजन जो होता है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। मैं आपको एक इमेज भी भेजूँगा, आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को ये 3 तरीके से डिवाइड, अंदर सबसे इनर मोस्ट कोर रीजन, कोई एक्टिविटी नहीं, बफर जोन, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है लेकिन ओनली फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च प्रोसेस, और तीसरा ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन, जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जा सकता है, अपनी इकोनॉमिक ज़रूरत को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स लास्ट वन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब कि जो ये है, क्या बोलते हैं,
नेचुरल हैबिटेट है उससे अलग हटके, जैसे मैंने बताया जूस वगैरह में है, ठीक है, उसमें कंजर्व करना। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इसको कैसे डिफाइन है, कंजर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज, कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज जो भी थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट होने वाले, एंडेंजर्ड है, आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में जो सबसे पहला तरीका होता है ऑफ साइट कलेक्शन। क्या ऑफ साइट कलेक्शन मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज जिनको बचाना है, वाइल्ड डोमेस्टिक, उनको उठा के रख दिया जाता है कहाँ पे, बोटेनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में या एर्बोरिटा में। एर्बोरिटा क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे फ्लाइंग एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। करंटली दुनिया में टोटल लगभग 1500 बोटेनिकल गार्डन्स हैं और आर्बोरिटास मिला के सब कुछ लगभग होता है। उसमें आर्बोरिटा क्या होता है, जहाँ पे ट्रीज एंड श्रब्स रखे होते हैं, बस बहुत ज़्यादा छोटे पेड़ नहीं होते, बड़े पेड़ होते हैं, श्रब्स या उससे बड़े ट्रीज होते हैं, ताकि आर्बोरियल मतलब कि फ्लाइंग एनिमल्स वहाँ पे रह सकें, ठीक है। दिस इज़ ऑफ साइट कलेक्शन। स्पीसीज जो थ्रेटेंड है उसको उठा के और जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, इन सब चीज़ों में रख देना, ठीक है। वहाँ पे उनके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, सीड बैंक होता है, टिश्यू कल्चर भी किया जाता है, प्लांट्स वगैरह अगर होंगे तो उनको रखने के लिए, ठीक है। अभी दुनिया में लगभग जूज जिसको जूलॉजिकल पार्क होता है, शॉर्ट में आप जू बोलते हो, लगभग 800 हैं और उन सब पूरे मिला के लगभग 3000 स्पीसीज मौजूद हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों के, ठीक है। वहीं पे उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है, मतलब उनका रिप्रोडक्शन भी करवाया जाता है ताकि उनके नंबर को बढ़ाया जा सके। और जो इस तरह का रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के आर्टिफिशियल कंडीशन में, उसे बोलता है कैप्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, कैप्टिव, उसको कैप्चर करके रखा गया है और रिप्रोडक्शन करवाया जा रहा है, दिस इज़ कैप्टिव ब्रीडिंग। बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जिनको कैप्टिव ब्रीडिंग से उनके नंबर को बढ़ाया गया है ताकि एक्सटिंक्ट ना हो, जैसे कि इंडिया में टाइगर हैं, लॉयंस हैं, ठीक है। यूएस में एक और स्पीसीज़ मिलता है कैंडर, ठीक है, उसको भी कैप्टिव ब्रीडिंग से ही बढ़ाया गया है। देन एक जिंगो ट्री होता है, ठीक है, उसको भी उसी तरीके से बढ़ाया गया है जूलॉजिकल पार्क वगैरह में रख के, बोटेनिकल गार्डन में, और फिर उसको रिप्रोड्यूस करवाया गया है पॉलिनेशन वगैरह करवा के आर्टिफिशियली। दिस इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन का पहला टाइप। दूसरा होता है जीन बैंक। नाम ही है जीन बैंक, मतलब सीड्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। प्लांट्स को या एनिमल्स वगैरह को नहीं, उनके गैमेट्स को या सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है। पहला होता है सीड बैंक। अब सीड बैंक जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं और एक होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड्स वो होते हैं जो मॉइस्चर या टेम्परेचर, इन सब सारी चीज़ों के जो चेंजेज होते हैं लंबे समय के लिए, उसको वो ये कर सकते हैं, बर्दाश्त करते हैं। नाम ही ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही वही होता है जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, एकदम अपने जिद पे रहता है, तो उसी से आया ऑर्थोडॉक्स सीड्स, जो बर्दाश्त कर लेते, विच कैन टॉलरेट चेंज इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, टेम्परेचर और एनी अदर कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इनको सीड बैंक में रखा जाता है, मतलब इनके सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है। दूसरा हमने बताया रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, जो बहुत ज़्यादा चेंज इन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, मर जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह का, टेम्परेचर वगैरह का ट्रीटमेंट हुआ, जैसे कि कोकोनट हुआ, जैक फ्रूट मतलब जो कटहल होता है, टी, कॉफ़ी, ये सब रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं। इन्वायरमेंट में ज़्यादा चेंज होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इन लोगों को अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। तो इनको कैसे स्टोर करोगे, इनको हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर वगैरह से हटा के रखते हैं। तो जीन बैंक में पहला टाइप होना था सीड बैंक बना के रखना। दूसरा तरीका होता है ऑर्चर्ड्स बनाना। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है और उनकी वेराइटीज़ को मेंटेन। ऑर्चर्ड नाम ही होता है, जैसे घरों में हम बगीचा बनाते हैं तो उसको हम जनरली बोलते नहीं ऑर्चर्ड, हमने अपने कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एक छोटा मोटा बगीचा बनाना उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं। जनरली उसमें छोटे मोटे ट्री आप उगा सकते हो, जैसे लीची वगैरह का, जामुन वगैरह होता है। देन तीसरा मेथड होता है ऑफ साइट एक्स सिटू का, वही ऑफ साइट ही बोलो, टिश्यू कल्चर मेथड से एम्ब्रियो का
पॉलन ग्रेन का, शुट टिप का कल्चरिंग किया जाता है और कैलस बनता है, मतलब उसका नंबर बढ़ाया जाता है और फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ताकि वो कभी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, उनका स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो इनके सीड्स को यूज़ करके फिर वापस दुनिया में उसे लाया जा सकता है। और चौथा तरीका होता है सीड्स को जीन बैंक का क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं जो कि -196 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा रख सकता है चीज़ों को, और उसी में सीड्स को, एम्ब्रियो को, एनिमल टिश्यूज, सेल्स, गैमेट्स, इन सबको स्टोर करके रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्विंग सेंसिटिव सब्सटेंसेस, मतलब कि सीड्स, एम्ब्रियोज, गैमेट्स, टिश्यूज, सेल्स एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके से जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, रेयर स्पीसीज़ हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, उन सब के सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो दीज आर द वेज टू व्हाट यू कॉल दैट वेज टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। और इस चीज़ के लिए ही 1992 में एक रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की कैपिटल में अर्थ समिट हुआ। नाम ही अर्थ समिट, मतलब पूरी दुनिया को बचाने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए कन्वेंसन, इसको वहाँ पे जो कुछ रूल बना था उसको बोला जाता है कन्वेंसन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। 152 कंट्रीज उसमें पार्ट लिए थे और 1993 से उसे अप्लाई कर दिया गया था कि हाँ, उसमें जो कुछ डिसाइड हुआ है उस तरीके से अर्थ को बचाने की कोशिश करना है। और एक एजेंडा 21 नाम दिया गया था, ठीक है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब था 21st सेंचुरी के एंड तक ऐसे सारे मेजर्स हमें लेने हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। इसी कारण उसे बोला गया था एजेंडा 21। सारे सस्टेनेबल मेथड्स अप्लाई करने हैं। सस्टेनेबल मेथड मतलब अभी की तो ज़रूरत पूरी हो ही सके, जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाला है उसकी ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके, उसे भागना ना पड़े इधर उधर, मर ना जाए वो, ठीक है। इंडिया में भी आप कुछ डेटा याद रखना, 167 कल्टीवेटेड स्पीसीज़ मौजूद हैं जिसकी खेती की जाती है, ठीक है। इंडिया इज़ ए होम टू 320 वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ओके। इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जेबू, वाटर बफेलो, चिकन, कैमल, ये सब, इन सब का ओरिजिन इंडिया से ही हुआ। बैम्बू ट्री, कॉटन ट्री, दिस ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो ए सेकेंडरी होम, मतलब डोमेस्टिक होम, मतलब उनका ग्रोथ कहीं और हुआ है लेकिन इंडिया का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहा कि इंडिया उनका सेकेंड होम बन गया। जैसे कि कुछ एनिमल्स, शीप, गोट, हॉर्स, कैटल्स, डंकी, ये सब इंडिया में ओरिजिन नहीं है, इनका दूसरे जगह, लेकिन इंडिया का एनवायरनमेंट इनको सूट कर गया। प्लांट्स में मेज़, पोटैटो, टोबैको, ये सेकेंडरी होम है इंडिया का, ये सब इंडिया में नहीं थे पहले, लेकिन इंडिया का एनवायरनमेंट सूट कर गया तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर गए, ठीक है। और इंडिया में जो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन वगैरह होता है, इसको मेंटेन करने के लिए एक बनाया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये हैदराबाद में मौजूद है और ये एक्स सिटू कंजर्वेशन पे ध्यान देता है, इन सिटू पे नहीं, एक्स सिटू पे, ठीक है। फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें कि फॉरेस्ट को और उसके आसपास के विलेजेस को ग्रो करवाने पे ध्यान दिया गया। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड about this particular topic, biodiversity. What is biodiversity, how do we conserve it, why is it necessary to conserve, what are the methods to conserve। फिर इंडिया से रिलेटेड कुछ जो डेटा दिया मैंने, इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जस्ट कीप इन माइंड, रीड ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आपके इस PDF में या वो NCERT बुक में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अलग से बताई हैं। सो जस्ट लिसन टू ऑल द वर्ड्स केयरफुली, चीज़ों को लिखो, सुनते जब हो तो उसे लिखो, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, ओके। सो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर इज़ ओवर, थैंक यू।